बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। उनके पितामह किसी समय बड़े धन धान्य संपन्न थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर, जिनकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी, उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे। बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे। उनकी वर्तमान आय 1000 रुपये वार्षिक से अधिक न थी। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा श्रीकंठ, उसने बहुत दिनों के परिश्रम और उद्योग के बाद बीए की डिग्री प्राप्त की थी। अब एक दफ्तर में नौकर था। आयुर्वेदिक औषधियों पर उनका अधिक विश्वास था। श्रीकंठ इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी अंग्रेजी सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी न थे, बल्कि वह बदुआ बड़े जोर से इसकी निंदा और तिरस्कार करते थे। इसी से गांव में उनका बड़ा सम्मान था। सम्मिलित कुटुंब के तो वे एकमात्र उपासक थे। आजकल स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने की जो अरुचि होती है, उसे वह जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे। यही कारण था कि गांव की लनाएं उनकी निंदक थी। कोई कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझने में भी संकोच न करती थी। स्वयं उनकी पत्नी को भी इस विषय में उनसे विरोध था। यह इसलिए नहीं कि उसे सास ससुर, देवर या जेठ से घृणा थी, बल्कि उसका यह विचार था, यदि बहुत कुछ सहने और तरह देने पर भी परिवार के साथ निर्वाह ना हो सके, तो आए दिन की कला से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा यही उत्तम है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। बेनी माधव जी का छोटा बेटा लाल बिहारी। लाल बिहारी दोहरे बदन का सजीला जवान था। भरा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती, भैंस का 2 सेर ताजा दूध तो वह सवेरे उठकर ही पी जाता था। आनंदी आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। उसके पिताजी एक छोटी सी रिसायत के ताल्लुकदार थे। विशाल भवन, 1 हाथी, 3 कुत्ते, बाज, बहरी, शिकरे, झाड़फानूस, आनेरी, मजिस्ट्री और रन, जो एक प्रतिष्ठित ताल्लुकदार के योग्य पदार्थ हैं, सभी यहाँ विद्यमान थे। नाम था भूपी सिंह। बड़े उदारचित और प्रभावशाली पुरुष थे, परंतु दुर्भाग्य से लड़का एक भी न था। 7 लड़कियां हुईं और देवयोग से सबकी सब जीवित रही। पहली में तो उमंग से 3 ब्याह खोल कर दिए, परंतु जब 15-20 हजार रुपयों का कर्ज सर हो गया तो आंख खुली और हाथ समेट लिया। आनंदी चौथी लड़की थी। वह अपनी सब बहनों में अधिक रूपवती और गुणवती थी। इससे ठाकुर भूपी सिंह उसे बहुत प्यार करते थे। श्रीकंठ उनके पास किसी चंदे का रुपया मांगने आए। भूपी सिंह उनके स्वभाव पर रीझ गए और धूमधाम से श्रीकंठ का विवाह आनंदी के साथ कर दिया। आनंदी अपने नए घर में आई तो यहाँ का रंग ढंग कुछ और ही देखा। जिस टीम टाम की उसे बचपन से आदत पड़ी हुई थी, वह यहाँ नाम मात्र को भी ना था।
हाथी घोड़ों का तो कहना ही क्या, कोई सजी हुई सुंदर बहेली तक न थी। रेशमी स्लीपर साथ लाई, पर यहाँ बाग कहाँ। मकान में खिड़कियाँ तक न थी, न जमीन पर फर्श, न दीवार पर तस्वीरें। यह तो एक सीधा साधा देहाती गृहस्थ का मकान था। किंतु आनंदी ने थोड़े ही दिनों में अपने को इस नई अवस्था में ऐसा अनुकूल बना लिया, मानो उसने विलास के सामान कभी देखे ही न थे। एक दोपहर के समय लाल बिहारी 2 चिड़िया लाए और बावत से बोले, भाभी भाभी ओ भाभी, मैं चिड़िया लेके आया हूँ, जल्दी से पका दो, बहुत तेज भूख लगी है। भैया वैसे तो मैंने दाल बनाई हुई है, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं बना देती हूँ। चलो बना दो, तो पका दो। अरे ये तो बहुत थोड़ा सा घी है, इसमें कैसे काम होगा। चलो मैं डाल देती हूँ। अरे खाना तो बड़ा लजीज लग रहा है। दाल में घी नहीं छोड़ा गया? घी तो मैंने मांस में डाल दिया। अभी परसों ही तो घी आया था। देवर जी पाव भरी घी था, सारा मैंने मांस में डाल दिया। मायके में तो चाहे घी की नदियां बहती हो। खाती मरा भी तो 9 लाख का, इतना घी तो मेरे मायके में नित्य नाई कहा खा जाते हैं। जी चाहता है तुम्हारी जवान खींच लूं। अगर मेरे वो होते ना आपको भी मजा चखा देते। भाभी! देवर जी! श्रीकंठ सिंह शनिवार को ही घर आया करते थे। बृहस्पतिवार को यह घटना हुई थी। 2 दिन तक आनंदी कोप वन में रही, न कुछ खाया न पिया, उनकी बाट देखती रही। अंत में शनिवार को वह नियम अनुसार संध्या समय घर आए और बाहर बैठ गए। भैया भाभी को समझा दीजिएगा, मुंह संभाल कर बात करें, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। बहू बेटे को चाहिए वो मर्दों से मुंह संभाल कर बात किया करें। ऐसा है बेटे, थोड़ा उसको समझा। बात क्या हुई? अरे कुछ भी नहीं, अब वो बड़े घर की बेटी है तो हम भी कोई कुर्मी कुमार नहीं है। आखिर बात क्या हुई? कुछ भी नहीं, ऐसी उलझ पड़ी होगी तो बड़े घर की, अपने घर की, हम भी कोई कुर्मी कुमार नहीं है। चित्त तो प्रसन्न है? बहुत प्रसन्न है। तो तुमने आज के लिए इतना उपद्रव क्यों मचा रखा है? जिसे पाऊं उसे आग लगा दूं। बात तो बताओ, हुआ क्या है? क्या बताऊं, ये सब मेरे भाग्य का खेल है। वरना वो लड़का जो चपरासी बनने के लायक नहीं है, यूं मेरे पे हाथ उठाता, इस तरह उठाता अपनी भाभी पे हाथ। बात तो बताओ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है क्या बात हुई है। हुआ वो कि देवर जी चिड़िया बनाने के लिए लेकर आए थे। मैंने सारा खाना बना रखा था, फिर दोबारा बनाया। मैंने सोचा चल छोटा भाई है मेरा, बना देती हूँ, भूख लगी है उन्हें बहुत तेज। सारा खाना दोबारा बनाया, थोड़ा सा घी था, पाव भर घी था, मैंने सारा उस मांस में डाल दिया। और फिर वो इसी बात पे गुस्सा हो गए कि दाल में घी क्यों नहीं है। जब मैंने सारा घी मांस में डाल दिया तो घी कहाँ से बचता, पाव भर घी सारा था। बताओ मेरी गलती क्या है? इतना छोड़ो, चलो। देवर जी ने मेरे मायके के बारे में इतना भला बुरा करा, इतना भला बुरा कहा, मैं बता नहीं सकती। देवर जी ने कितना कहा मेरे मायके के बारे में, बताओ मैं अपने मायके के बारे में सुन लूंगी क्या? उन्होंने मेरे मायके वाले को मेरे बारे में इतना भला बुरा कहा, मैं आपको बता नहीं सकती। चलो वो भी छोड़ो, सब छोड़ो, पर उन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाया। अगर मैं उनका हाथ ना रोकती ना तो वो मेरा सर फोड़ देते। क्या उस छोकरे की इतनी हिम्मत कि उसने तुम पे हाथ उठाया?
क्यों बेटे, क्या हो गया? इसलिए कि मुझे भी अपनी मान प्रतिष्ठा का कोई विचार है। आपके घर में अब अन्याय और हट का प्रकोप हो रहा है। जिनको बड़ों को आदर सम्मान करना चाहिए वो सिर चढ़ते हैं। यहाँ मेरे पीछे स्त्रियों पर खड़ाऊ जूते की बौछारें होती हैं। कोई बात नहीं, कोई एक दो कह ले वह तक तो मैं सह सकता हूँ, किंतु यद्यपि नहीं हो सकता मेरे ऊपर लात घुसे पड़े और मैं दम ना भरूँ। बेटा तुम बुद्धिमानों को ऐसी बात करते हो? स्त्रियाँ इस तरह घर का नाश कर देती हैं। उनको सर चढ़ाना बहुत अच्छा नहीं है। सच मानिए, मैं लाल बिहारी को कोई दंड नहीं दे रहा। लाल बिहारी तुम्हारा भाई है। उसने कोई गलती करी हो उसे कान पकड़ो, लेकिन ये क्या? मैं उसे अपना भाई नहीं मानता। स्त्री के पीछे? नहीं, उसकी क्रूरता और उसके उपद्रव के पीछे। मैं उसे अपना भाई नहीं समझता। लाल बिहारी सिंह दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़ा बड़े भाई की बातें सुन रहा था। वह उनका बहुत आदर करता था। उसे कभी इतना साहस ना हुआ कि श्रीकंठ के सामने चारपाई पे बैठ जाए। बाप का भी वह इतना मान न करता था। अपने होश में उन्होंने कभी उसे गुड़क तक न था। जब वह इलाहाबाद से आते थे तो उसके लिए कोई न कोई वस्तु अवश्य लाते थे। पिछले साल जब उसने अपने ड्योढ़े से जवान को नाग पंचमी के दिन दंगल में पछाड़ दिया था तो उन्होंने पुलकित होकर अखाड़े में ही जाकर उसको गले लगा लिया था और 5 रुपए के पैसे लौटाए थे। ऐसे भाई के मुंह से आज ऐसी हृदय विदारक बातें सुनकर लाल बिहारी को बड़ी ग्लानि हुई। वह फूट फूट के रोने लगे। इसमें संदेह नहीं था कि उन्हें अपने किए का पछतावा था। भाई के आने से एक दिन पहले ही उनकी छाती धड़कती थी कि देखूं भैया क्या कहते हैं, मैं उनके सम्मुख कैसे जाऊंगा, उनसे कैसे बोलूँगा, मेरी आंखें उनके सामने कैसे उठेंगी। उन्होंने तो समझा था कि भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे। इस आशा के विपरीत आज उसने इन्हें निर्दयता की मूर्ति बनते हुए पाया। वह मूर्ख था, पर उसका मन कहता था कि भैया मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। यदि श्रीकंठ उन्हें अकेले में बुलाकर 2-4 बातें कह देते, इतना ही नहीं 2-4 तमाचे भी लगा देते तो कदाचित उसे इतना दुख न होता। पर भाई का ये कहना, अब मैं इसकी सूरत भी नहीं देखना चाहता, लाल बिहारी से सहा न गया। आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत तो की थी, लेकिन न मन में पछता रही थी। वह स्वभाव से दयावती थी। उसे इसका तनिक भी ध्यान न था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। वह मन ही मन अपने पति पर भी झुंझला रही थी कि यह इतने गर्म क्यों होते हैं। भाभी, भाभी, भैया ने निश्चय कर लिया है कि वो मेरा चेहरा कभी नहीं देखना चाहते। मैं भी उन्हें अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। मुझसे जो अपराध हुआ उसे क्षमा करना। मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। भैया रुको। भाभी मुझे जाने दो, कहाँ जा रहे हो भैया? जहाँ कोई मेरा मुंह ना देख सके। भैया मैं नहीं जाने दूंगी आपको। भाभी मैं इस घर में रहने योग्य नहीं हूँ। भैया आपको मेरी सोकर अपने एक कदम भी आगे बढ़ाए दो। जब तक भैया की तरफ से मेरा मन साफ ना हो जाए मैं इस घर में नहीं रुकूंगा। मैं ईश्वर की सौगंध खा के कहती हूँ भैया, मेरे मन में आपके प्रति कोई भी मैल नहीं है, तनिक भी संशय नहीं है। भैया, 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 भैया। बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, टूटते घर को बनाकर रखती हैं।